नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। सुनाए मोदी जी धन्यवाद प्रस्ताव भेज रहे हैं केजरीवाल जी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू केजरीवाल, तुमने मुझे बचा लिया चुनाव के बीच में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल के दिनों के पिछले 3 दिनों में आपने किस मामले में चर्चा की, किसी राष्ट्रीय चैनल ने किस मामले में चर्चा की, गोदी मीडिया और गैर मोदी मीडिया ने किस बारे में चर्चा की, हमने भी किस बारे में चर्चा की? क्या हमने आपको बताया कि जो चुनाव आयोग के काउंटिंग का डाटा है उसमें करीब 6% वोट का अंतर आ चुका है। 6% अंतर आने का मतलब यह है कि पहले 60% था तो अब 66% हो गया, यानी 10% वोट बढ़ गए। अब इसको लेकर तमाम सारी चर्चा हो रही है, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है दूर दूर से गांव-गांव से डेटा लाना पड़ता है, तो कैसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। जब बैलगाड़ियों पे ऊंटों पे लाद के गांव से डाटा आता था, भारत का चुनाव आज से तो हो नहीं रहा, 75 साल से हो रहा है, तब भी इतनी देरी नहीं होती थी। तो ये पोलिंग के आंकड़े डिले क्यों हो रहे हैं? और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से पूछ लिया। लेकिन क्या हम चर्चा कर रहे हैं? क्या हम चर्चा कर रहे हैं कि बचपन की एक कहावत को याद करके मोदी जी मजाक का पात्र बन गए? क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी रैलियों में किस तरह मोदी जी के धुर्रे बिखेर दिए हैं? क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी रायबरेली में रैली में गई और वहां उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिल रही थीं उससे अब कम होंगी या ज़्यादा होंगी? इस चुनाव में क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की जो महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीज़ों पर खिंचाई हो रही थी उसमें सरकार को जवाब दे पाई है या नहीं दे पाई है? क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार सरकार परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं लड़ रही है? क्या हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि अब सीधे सीधे आरएसएस को भी कह दिया गया है कि आप बाहर बैठो? जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में कहा कि वो जमाना अटल जी का अलग था जब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत होती थी, अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। सुन लीजिए, जो आरएसएस के स्वयंसेवक सुबह से शाम तक चुनाव में गाड़ियाँ भरते हैं, टेम्पो भर के वोटर लाते हैं, नोट नहीं लाते, वोटर लाते हैं। तो हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो कोर इश्यूज हैं इस चुनाव के, मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़कर हम क्या बातचीत कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, विभव कुमार ने क्या किया कि नहीं किया। ऐसे समझिए कि आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में किसी घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, तो आप झोला वोला लेके घर के बाहर खड़े हो गए हैं और उसकी खिड़की के अंदर से झांक रहे हैं, क्या हो रहा है, उसने उसको मार दिया, अच्छा ये सही कह दिया उसकी बीवी ने, अच्छा। अब वो झगड़ा देख रहे हैं हम भूल गए कि हमें झोला लेके हम बाजार जा रहे थे, वहाँ से हमको दूध लेके आना है, केले लेके आने हैं और नमक खत्म हो गया था वो लाना है, क्योंकि हम अपना कोर काम भूल गए। हम भूल गए कि देश इलेक्शन में है, हम भूल गए कि इस समय हम ये तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश कैसे चलाया जाएगा। हमें अपनी वर्डिक्ट देनी है, इसके बाद हमको कोई नहीं पूछेगा 5 साल तक। ये सब छोड़कर हम किस में लगे हुए हैं कि वो केजरीवाल के ड्राइंग रूम के अंदर किस तरह से मारकुटाई हुई है। अब मारकुटाई वाले प्रकरण को भी केजरीवाल और उनके जो पूरी चीज़ें हैं, दिल्ली पुलिस और सब मिला के एक के बाद एक उसको हवा दिए जा रहे हैं, बड़ा बनाए जा रहे हैं। अब कल के दिन अरविंद केजरीवाल, उनके सारे नेता, सारे सांसद, सारे विधायक चुनाव छोड़कर, ये जो 20 तारीख को अगला चरण है, उसके बाद 25 तारीख को जो चरण है उसमें दिल्ली में ही पोलिंग है। कहाँ जा रहे हैं? चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी के दफ्तर जाएंगे और उनको कहेंगे साहब हम सबको गिरफ्तार कर लो। केजरीवाल ने बाकायदा जनता के नाम इस विषय पे एक संदेश जारी किया है कि विभव कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। विभव कुमार को केजरीवाल ने संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, स्वयं केजरीवाल और इस तरह के जो बड़े नेता हैं जिनको कि जेल में डाला गया, उनकी श्रेणी में रख दिया। आप केजरीवाल का ये बयान सुने जो उन्होंने आज लाइव टेलीकास्ट किया, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है?
हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालना। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सबको अंदर डाल रहे हैं, आज तो हमारे पीए को भी डाल दिया अंदर, विभव कुमार को। आप सुन रहे हैं। अब ये पूरा मसला ऐसा नहीं है कि ये केजरीवाल के बयान तक ही हो, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी जो हैं वो एक तगड़ा हमला बोलती हैं स्वाति मालीवाल पे। अब तक स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब संजय सिंह तस्वीर से हट गए हैं, अब एक महिला नेत्री आगे आ गई है, आतिशी मार लेना। मैंने आपको बताया था कि आतिशी के साथ किस तरह का टकराव स्वाति मालीवाल का होता रहा है। मैं आपको ये जितना घटनाक्रम चल रहा है इसकी स्क्रिप्ट पहले ही बता चुका हूँ। अब आतिशी उससे पहले आती हैं। आप सोचिए, आप इस बीच में आपका दिमाग कुछ और कुछ कर ही नहीं सकता है। आपको मैं आज अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भाषण दिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि कैसे राहुल गांधी ने किशन लाल शर्मा जी को वहाँ पे गले लगा लिया और क्या भाषण दिया, तो आप कहोगे यार वो स्वाति मालीवाल वाला बताइए क्या हो रहा है। पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया है, सिर्फ स्वाति मालीवाल पे बात हो रही है। अब आतिशी ने कह दिया कि एक बार बताइए, अगर वो इतना कुटी पीटी थी तो 3 दिन बाद उन्होंने एक तो मेडिकल क्यों कराया, और दूसरा अगर ऐसा था तो उस दिन तो जो मैंने कल बात कही थी वो आज आतिशी ने कह दी कि वो वहाँ पर जो बैठी हुई हैं केजरीवाल के घर में, तब तो फिट एंड फाइन लग रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको इतनी बुरी तरह पीटा गया है। जिस तरह की बातें वो कर रही हैं, उन्होंने अपनी पिटाई को लेकर बड़ा गंभीर टाइप का विवरण दिया है जो एफआईआर में लिखा हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, 3 दिन बाद मेडिकल हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि वो चल भी नहीं पा रही थी, उनके पेट में मारा गया, और पिटते पिटते वो चिल्ला रही थी कि मैं इस वक्त जो है मेरा महीने के कुछ खास दिन है, इसलिए मुझे जाने दो, अभी मत मारो। ये लिखा है उसमें एफआईआर में, और वो मुझे बार बार मार रहा था। और हालत ये है कि जो वीडियो आया था उसमें था कि उससे कहा जा रहा था भैया जाओ, तो कह रही मैं नहीं जाऊँगी, अब तो मैं यहीं बैठूँगी। और उसके बाद वो जा रही हैं तब भी गुस्से में सबको हड़काती हुई जा रही हैं। ये भी एक सीसीटीवी फुटेज आज जारी किया आतिशी ने। तो आतिशी का क्लेम ये है कि उनकी पिटाई विटाई कुछ नहीं हुई है, वो फिट एंड फाइन है, और सारे सबूत और सारे वीडियो सीसीटीवी पुलिस को दे दिए हमने। और 3 दिन बाद मेडिकल क्यों कराया गया? जाहिर बात है जिसको चोट लगी है उसका तुरंत मेडिकल होना चाहिए। 3 दिन तक आतिशी चुप क्यों बैठी रही? इसके बारे में क्या वजह हो सकती है पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आप सब ने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से
तेज स्पीड से बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन ये जो पूरी बातचीत हो रही है, जो घटनाक्रम हो रहा है, उससे पहले विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तब भी ब्रेकिंग न्यूज, विभव कुमार को पहले हिरासत में लिया गया, फिर विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले विभव कुमार ने एक बाकायदा एप्लीकेशन भेजी पुलिस को कि साहब मैंने इनको मारा नहीं है, झूठ बोल रही हैं, और ये वो तमाम उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद विभव कुमार गिरफ्तार होते हैं और गोदी मीडिया मसला उठाता है कि केजरीवाल के घर पे कैसे मिले। उनकी सब पुलिस तलाश कर रही थी, पता नहीं कर रही थी कि नहीं कर रही थी, क्योंकि जब तक पुलिस कोई नोटिस ना दिखाए तब तक तो समझ नहीं आता है। खैर, तो एक पूरा घटनाक्रम ऐसे चल रहा है, आप देखते जाइए, लगातार कल से चल रहा है, परसों से, कि आपको सांस लेने के लिए नहीं छोड़ा गया है। आप बात ही ना करें कि मोदी जी कहें कि शायद मैं अपनी माँ का बेटा हूं। इस बारे में तो अभी तक बहुत हंस लिए लोग, लेकिन इस पर काफ़ी हंसा जा सकता था। जैसे आज किसी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है ना, बचपन में उनको किसी ने कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुमको ना कूड़े के डब्बे में फेंक गई थी, वहाँ से हम उठा के लाएं, तो वो बात याद रह गई होगी मोदी जी को। तो इस तरह की रोचक चीज़ें जो हैं वो भी हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग का इतना बड़ा मसला आ गया, 6% वोट बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर रहा है। क्या इस चुनाव में कुछ बड़ा खेल हो रहा है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा? हम सहज भाव से ले रहे हैं, हम लोग तो बहुत विश्वास करते हैं अपने भारत के सिस्टम पे, लेकिन चुनाव आयोग की जिस तरह की हिंदू मुसलमान, मोदी जी ने कह दिया राम मंदिर में बुलडोजर चला देंगे, इस पर कोई चर्चा हो पाई? नहीं हो पाई। आप आतिशी मरलेना और उसकी लड़ाई में लगे हो स्वाति मालीवाल की। मोदी जी कह रहे हैं राम मंदिर पे ये बुलडोजर चला देंगे, कांग्रेसी आ गए तो ये कर देंगे। कांग्रेस मतलब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। और वो बैठ के जो राजीव कुमार हैं, इलेक्शन कमिश्नर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जिस दिन उन्होंने चुनाव का ऐलान किया। कुछ भी नहीं हो रहा है उनसे, शांत बैठे हुए हैं। तो इस चुनाव को पूरी तरह से बीजेपी के भरोसे छोड़ दिया चुनाव आयोग ने। जैसे करना कर लो भाई, तुम अपने आप कर लो, हम साइड में बैठे हुए हैं, हमारा नाम चुनाव आयुक्त है, लेकिन काम तुम कर लो, नाम हमारा हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई? अब 6% वोट कैसे बढ़ गए पोलिंग के बाद में? हवा से वोट आ गए क्या? और आप कह रहे हो कि जो मैं फॉर्म 17C देता हूं, उस फॉर्म 17C में लिखा होता है कि कितनी वोटिंग कहां हुई। अलग अलग हम कैंडिडेट को दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे जहां जहां पोलिंग हुई। अब या तो पार्टियां सारा इकट्ठा करें, जब फॉर्म 17C आप उनको दे रहे हैं, फॉर्म 17C अपने आप मंगा रहे हैं, तो इस देश की जनता को जानने का अधिकार क्यों नहीं है? आप तो ये चुनाव ही देश की जनता के लिए करवा रहे हो, अपने सुख के लिए थोड़ी करवा रहे हो। तो ये सारा का सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई। एक वीडियो आया जिसमें बृजभूषण शरण सिंह मुसलमानों को कह रहे हैं कि मैं आपका हूँ, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन वोट दोगे तो मुझे दोगे, वरना किसी को नहीं दोगे। इतनी सारी चीज़ें घट गई हैं 3 दिन में। लेकिन आप इसमें ही लगे हुए हो, स्वाति मालीवाल को पीटा या नहीं पीटा, पीटा कि नहीं पीटा।
सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के जेल से आने का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो मोदी जी को हुआ है। एक बार तो लगा था उन्होंने जोर का झटका दे दिया है कि योगी जी को हटाने वाले हैं और अमित शाह जो है उनको उत्तराधिकारी बना देंगे, अगले साल मोदी जी रिटायर होंगे उसके बाद। और वो बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था 50 दिन जेल में रह के। अब तो उद्धव ठाकरे भी उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बता रहे हैं कि मोदी जी हारने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, नहीं रहेंगे। कोई दिखा रहा है? नहीं। हर तरफ से जितनी तरह के फीडबैक आ रहे हैं, अलग अलग जर्नलिस्ट काम करने जा रहे हैं, जनता के बीच में काम करने जा रहे हैं, ज़बरदस्त एक लहर चल रही है मोदी जी को लेकर। उस लहर को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि मोदी जी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। हर 15 दिन में मुद्दा बदल बदल के लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो एक डिफाइंड मुद्दा था जिस पे बातचीत हो रही थी कि भाई हम आपको 1 लाख रुपया देंगे परिवार की सबसे बड़ी महिला को, वो मसला है। दूसरे घोषणा पत्र के मसले हैं, जो घोषणा पत्र को लेकर खुद परेशान थी कांग्रेस पर, बीजेपी जो कहती थी तुम्हारी भैंस ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, इनका घोषणा पत्र खतरनाक है, वो भी मजे में आ गई है। तो इस चुनाव के बीच में क्या हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं हम सब, और हम सबको एक तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। जो कोर इश्यूज़ हैं इस देश के, जो मूल मुद्दे हैं, जिन विषयों पर आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की, काम करने की, वो सारे मसले जो आने वाले समय में देश का भविष्य तय करने वाले हैं, उन सबको छोड़कर हम स्वाति मालीवाल में लग गए हैं। उस स्वाति मालीवाल में जिसको लेकर वो खुद भी और सब लोग कहते रहे पहले कि हमारे घर का अंदरूनी मामला है। 3 दिन तक वो शांत रही। और मैं आपको बताया था मैंने कि स्वाति मालीवाल के मामले में बीजेपी ने भेजा था, ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है ये रिलायबल बात नहीं है। बात तो ये कि स्वाति मालीवाल वहाँ दंगा करने गई थी गुस्से में, क्योंकि केजरीवाल ने उनको बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, ना उनका फ़ोन उठाते थे ना बात करते थे। तो उस केस में एक ही रास्ता था कि बगैर अपॉइंटमेंट लिए धड़ाधड़ से वो चली गई, उन्होंने वहाँ जाके बवाल मचाया है। उस बवाल के बाद का घटनाक्रम क्या हुआ है वो सीसीटीवी में कैद है, अलग अलग दोनों तरफ के तर्क आ रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल को शीशी में उतार लिया कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लड़ेंगे, तुम वहाँ जाके क्या करोगे, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जो भविष्य मोदी जी का वगैरह वगैरह, और हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे करके मैनेज कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये मामला पॉलिटिकल हो गया। लेकिन जो भी हो गया है, इसने इस देश के चुनाव को पटरी से उतार दिया है। फिजूल के मुद्दों में चुनाव उलझ गया है। दिल्ली के एक कमीशन की एक चेयरमैन इतनी अहम नहीं हो सकती कि इस देश के खुद स्वाति मालीवाल ने ये लिखा है कि इस देश के सारे लोग देश के भविष्य के मुद्दों को छोड़कर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब को छोड़कर स्वाति मालीवाल में जुट जाएं। उम्मीद करता हूं कि आप इस जो मैंने वीडियो में बोला है उसके अंदर की चीज़ें क्या हैं वो आपने खुद ही समझ लिए होंगे। किसी पे इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक संदेश क्लियर है। नमस्कार, जय हिंद।